सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अनबैंक रोड एंड बैंक रोड। अनबैंक रोड आपका नॉर्मल रोड होगा, बैंक रोड में हम क्या करेंगे, इसके एक साइड को हल्का सा ऊपर कर देंगे एक पर्टिकुलर एंगल से। सो इसको हम बोलेंगे बैंक रोड। अगर हम साइड से देखने ट्राई करें तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ये मेरा रोड है। याद रखो ये स्लोप नहीं है, हम रोड को स्लोप नहीं दे रहे, उसको सिर्फ एक साइड से उठा रहे हैं, मतलब गाड़ी हमारा यहाँ से ऐसे आगे आएगा, तो इस केस में गाड़ी जो आएगा वो हल्का सा टिल्ट होकर आएगा क्योंकि एक साइड से हमने उठा के रखा है। सो आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ बैंक और अनबैंक रोड में डिफरेंस कैसा होता है। आपका अनबैंक रोड कुछ ऐसा दिखेगा, ऑन द अदर हैंड आपका बैंक रोड कुछ ऐसा दिखेगा। देखो इसकी एक एज हल्की से लिफ्ट की हुई है। सो व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड? बैंकिंग ऑफ रोड इज अ प्रोसेस इन विच द आउटर एज ऑफ द रोड इज लिफ्टेड ओवर इट्स इनर एज थ्रू अ सर्टन एंगल। यानी कि एक साइड को हम लिफ्ट करेंगे, दूसरी साइड को वहीं पे रखेंगे तो एक छोटा सा मुझे इंक्लिनेशन मिलेगा। सो इसके बीच में जो इंक्लिनेशन मिलेगा मुझे, यानी ये इंक्लाइंड रोड और जो उसका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके बीच में जो एंगल होगा इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग। व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग? एंगल ऑफ बैंकिंग इज द एंगल बिटवीन द रोड एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इन दोनों के बीच में जो एंगल मिलेगा इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग। हम साइड बाय साइड दोनों कंपेयर करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक अनबैंक रोड है, ठीक है। अनबैंक रोड पे लेट्स से एक व्हीकल है, इसको इमेजिन करने ट्राई करो। ये व्हीकल है, हम सामने की साइड से देख रहे हैं इसको, ये उसके हेडलाइट्स है, ऐसे आ रहा है वो हमारे साइड, ठीक है। आई नो मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है बट दैट्स द रीज़न, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, ड्राइंग नहीं। सो कार सामने की तरफ आ रहा है, ठीक है, अनबैंक रोड है। अगर इस केस में हम देखें, आपका जो भी कार का वेट होगा वो नीचे की ओर लगेगा ऐसे, बराबर। तो जितना वेट नीचे लगेगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। यहाँ से लेट दिस बी नॉर्मल रिएक्शन वैसे इस पॉइंट पे लगेगा, बट मैं ऊपर की ओर शो कर रहा हूँ। और वेट जो आपका होगा दैट इज कार का मास इनटू ग्रेविटी, ये नीचे की ओर लगेगा, बराबर। अब अगर ये कर्व पे मूव कर रहा है तो इस यहाँ पे एक सेंटर की ओर, लेट से मेरा कर्व कुछ ऐसा यहाँ से ऐसे जाएगा, तो जहाँ पे भी वो कर्व का सेंटर होगा, लेट से इस केस में सेंटर यहाँ पे अज्यूम करते हैं। सो इस केस में सेंटर की ओर एक और फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि प्रोवाइड करेगा मेरा फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर ना, ठीक है। अब देखते हैं कि बैंक रोड में ऐसा क्या अलग होता है। तो बैंक रोड में हम क्या करेंगे, ये मेरा अनबैंक रोड, तो इसको बैंक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इसके एक साइड को हमें हल्का सा ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा। लेट्स से ये एज को हमने लिफ्ट किया इससे कंपैरेटिवली, और मुझे यहाँ पे जो बीच में एंगल मिला इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। सो इसके ऊपर मेरा कार कैसे होगा, इसके ऊपर मेरा कार कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ, तो हमारी तरफ ऐसे आ रहा है। तो आप देख लो कि कार अपने आप टिल्ट हो गया, उसका रीज़न है कि रोड हल्का सा बैंक्ड है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि कार का जो वेट होगा वो तो अभी भी नीचे की ओर एक्ट करेगा, यानी मास इनटू ग्रेविटी जो एक्ट करेगा वो अभी भी नीचे की ओर एक्ट करेगा, सेम जैसे पहले कर रहा था। बट अब जैसे तो इसका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा हल्का सा आपको टिल्टेड मिलेगा क्योंकि इसका सरफेस हल्का सा हमने इंक्लाइन किया हुआ है। सो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा वो आपको ऐसे मिलेगा। सो देखो इस केस में दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इस केस में ऐसा नहीं होगा, बराबर ना। और आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जो पहले आपको हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल मिल रहा था, इस केस में आपको पैरेलल नहीं मिलेगा, वो हल्का सा ऐसे मिलेगा आपको, वो भी हल्का सा टिल्ट होगा क्योंकि मेरा रोड बैंक हो चुका है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट को, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स को रिजॉल्व करता हूँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स में, तो एक सिंप्लीफाइड डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस शो करेंगे। सो लेट दिस बी माई अनबैंक रोड, इसको मैंने थोड़ा सा बैंक कर दिया। सो माई फोर्स जो रोड पे लगेगा, यानी उसका खुद का वेट वो नीचे की ओर ऐसे लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है वो हल्का सा टिल्टेड लग रहा है, यानी ये सरफेस से वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे लगेगा, ऐसे कुछ तो। और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस। सो लेट दिस बी एफ, लेट दिस बी एन एंड लेट दिस बी द वेट ऑफ द कार। सो अगर हमको रिजॉल्व करना है तो ये तो ऑलरेडी वर्टिकल एक्सिस के साथ है, बट इन दोनों को मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग द वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दोनों कंपोनेंट्स को हम रिजॉल्व करते हैं। अब इसमें डिपेंड करेगा आप थीटा क्या सेलेक्ट करते हो। जैसे इस केस में अगर एंगल ऑफ बैंकिंग मैंने ये लिया है थीटा, सो कैन आई से
ये जो वर्टिकल लाइन होगा इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा, क्योंकि देखो जब ये स्ट्रेट था यहाँ पे इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा था, यहाँ पे वो 90 बन रहा था, यहाँ पे भी वो 90 बन रहा है, तो जितना मेरा ये प्लेन ऊपर गया है उतना ही मेरा ये भी तो शिफ्ट हुआ रहेगा बराबर। सो बेस्ड ऑन दिस ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। सो इस एंगल को मैंने लिए थीटा। अब जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि किसी भी कंपोनेंट को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो जो भी उसका बेस होता है उसके अलॉन्ग जो कंपोनेंट लेंगे उसको हम लेंगे कॉस थीटा। सो दिस विल बी एन कॉस थीटा। तो एन कॉस थीटा मेरा कहाँ पर लगेगा, ये हो गया मेरा एन कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन का पहला कंपोनेंट। और दूसरा कंपोनेंट कैसे होगा, दूसरा कंपोनेंट मेरा होगा ऐसे, दिस विल बी माई एन साइन थीटा बराबर। अब सिमिलरली फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व करते हैं। फ्रिक्शन जो इस डायरेक्शन में था, अब फ्रिक्शन को हम रिजॉल्व करेंगे उसके दो कंपोनेंट्स में। तो अगर वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो यहाँ पे एक और कंपोनेंट लगेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि होगा फ्रिक्शन का, दोनों एक साथ होंगे। तो अगर हमने इसको इस केस में थीटा किस एंगल को लेंगे, इस एंगल को लेंगे बराबर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगा मेरा एफ कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट जो नीचे की ओर होगा विच विल बी अलोंग द एम जी, दोनों साथ में होंगे, ये होगा मेरा एफ साइन थीटा। तो ये मेरा डायग्राम है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस शो किए। अब मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं सेम डायग्राम इसके लिए बनाता हूं तो देखो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे, इस केस में यहाँ पे एक फोर्स नीचे लग रहा था दैट इज मास इनटू ग्रेविटी, वेट ऑफ कार। एक फोर्स ऊपर लग रहा था जो कि एग्जैक्टली मास वेट जितना था जो कि नॉर्मल रिएक्शन था, और एक फोर्स अंदर की ओर लग रहा था जो कि था मेरा फ्रिक्शनल फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। तो दोनों में डिफरेंस देखो, इस केस में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, बट इस केस में दो कंपोनेंट मिलके फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके वजह से मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा मिलता है, जिसके वजह से बैंक रोड पे मूव करना अलॉन्ग द कर्व बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अभी हम एक फॉर्मूला निकालेंगे जिससे हमको मिलेगा कि एग्जैक्टली इसका वेलोसिटी कितना होगा। सो बेस्ड ऑन दिस डायग्राम, चलो अब हम सिर्फ इसके साथ डील करेंगे। सो मेरे अनबैंक रोड के केस में हमने जो फोर्सेस देखे अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस, तो पहले हम वर्टिकल एक्सिस देखते हैं। जैसे कि हमको दिख रहा है वर्टिकल एक्सिस में एक फोर्स ऊपर की ओर है और दो फोर्स नीचे की ओर है, और मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यानी ना मेरा कार ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, दैट मीन्स ये दोनों फोर्सेस सेम होंगे ना, नीचे और ऊपर की ओर। सो अगर ये दोनों फोर्सेस सेम है, जितना फोर्स ऊपर की ओर है उतना ही फोर्स नीचे की ओर है, सो कैन आई से एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा बराबर ना, दोनों फोर्सेस नीचे की और एक फोर्स ऊपर का। सो इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। लेट दिस बी माई इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमने देखा वर्टिकल के लिए, अब हॉरिजॉन्टल के लिए देख रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये दो फोर्सेस मिलके सेंट्रीपिटल फोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो होगा एम बी स्क्वायर बाई आर, और इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे प्रोवाइड कर रहा है वो है फर्स्ट एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। लेट दिस बी माई इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और हम यहाँ पे करेंगे इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1। सो अगर हम इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, हम पहले LHS देखते हैं। LHS में मुझे मिलना चाहिए एम बी स्क्वायर बाई आर अपॉन एन जी, और RHS में मुझे क्या मिलेगा, RHS में मुझे मिलेगा एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा अपॉन, यहाँ क्या मिलेगा मुझे, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। सो दिस इज व्हाट वी गेट आफ्टर डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करने पे मुझे मिलेगा कि ये जो मेरा एम जी है वो ऊपर चली जाएगा, ऊपर जाके कुछ ऐसा होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये एम जी है, नीचे कुछ नहीं, मतलब मैं मान के चलता हुआ है, ऊपर जाएगा तो ये 1 बाई एम जी हो जाएगा बराबर। और दूसरे हैंड पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिमिलर वे में लिखता है, जैसे एन साइन थीटा को यहाँ लिख देता हूँ। सिंस बीच में प्लस है तो फर्क नहीं पड़ता मैं कौन सा पहले लिखता हूँ,
सो दिस इज माई फाइनल फॉर्म। डिवाइड करने के बाद अब एम एम कट हो जाएगा। सो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। तो इसका हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। इसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये डायग्राम हम इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। सो बेस्ड ऑन दिस नाउ एफ represents force due to friction. So we also know the frictional force is equal to, मैंने स्टार्टिंग में देखा था, म्यू इंटू एन, वेर एन इज नॉर्मल रिएक्शन। और सो सिंस हम बात कर रहे हैं जब मेरा बॉडी मूव करना जब स्टार्ट करेगा तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। हमने पहले पढ़ा हुआ है फ्रिक्शन 3 टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक या फिर डायनामिक फ्रिक्शन, और होता है फ्रिक्शन ड्यू टू रोलिंग। तो इन तीनों में सबसे बड़ा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मैं स्टैटिक फ्रिक्शन कंसिडर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हम नॉर्मल रिएक्शन इसको हम पुट कर सकते हैं मास इनटू ग्रेविटी, बराबर ना। या फिर इसको अगर नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, चलो हम क्या करते हैं, एफ को यहाँ पे सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ की जगह पुट करेंगे हम म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस वापस एफ की जगह हम पुट कर रहे हैं म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। जैसे कि देखो कि चारों टर्म्स में हमको नॉर्मल रिएक्शन या फिर एन का टर्म मिल रहा है, तो मैं इन दोनों में उसे कॉमन ले सकता हूँ और इन दोनों में भी कॉमन ले सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा वी स्क्वायर बाई आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो यहाँ से मैंने एन कॉमन ले लिया, यहाँ से भी मैंने एन कॉमन ले लिया। सो सिंस ऊपर नीचे दोनों एन है, मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ। सो फाइनली व्हाट वी विल गेट इज, तो ये छोटे से सब्स्टिट्यूशन के बाद मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा जो होगा वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू एन एन कैंसिल हो गया, तो मुझे यहाँ मिल रहा है साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। सो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना है इसके साथ। मैं ये पूरे इक्वेशन को ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कॉस थीटा करूँगा। दैट इज अगर मैं ये टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कॉस थीटा करूँ और नीचे भी 1 बाय कॉस थीटा करूँ, तो क्या मेरे इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे को वापस कैंसिल कर देंगे ना, तो मैंने मैथमेटिकली कुछ गलत नहीं किया। सो अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों को मैं अंदर ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू, अभी कॉस थीटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है, तो मुझे मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अभी सिर्फ ऊपर का ये वैल्यू देख रहे हैं हम, प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी तक ये ब्रैकेट देखा हमने सिर्फ, और नीचे नीचे हमको मिलेगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो कॉस थीटा हम कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस थीटा कैंसिल कर सकते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू, कैन आई से साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टैन थीटा। सो व्हाट आई विल गेट इज टैन थीटा प्लस म्यू एस, सिंस दोनों कॉस थीटा हमने कट कर दिया, अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। सो वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा।
तो फाइनल फॉर्मूला मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू दिस मच, बट सिंस वी नीडेड वी, हमको वेलोसिटी चाहिए था और हमने जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको म्यू एस से सब्स्टिट्यूट किया है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल। तो मुझे यहाँ जो वेलोसिटी मिलेगा वो भी इस केस के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। सो वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी, मैंने वी मैक्स क्यों पुट किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे म्यू एस सब्स्टिट्यूट किया था, मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल इज इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। सो इसके बेसिस पे मुझे वेलोसिटी क्या मिलेगा, मेरा वेलोसिटी होगा वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आर जी को वो साइड ले जाता हूँ मैं, दिस विल गिव मी आर जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। बट वी ऑल नीडेड वी मैक्स, मुझे यहाँ पे वी मैक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट को हम दूसरी साइड भेजेंगे, LHS से RHS में ले जाएंगे, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा क्यूब, सॉरी स्क्वायर रूट, स्क्वायर का मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट। सो मेरा फाइनल फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा अंडर रूट आर जी 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। सो दिस इज माई फाइनल फॉर्मूला। लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये स्क्वायर को वो साइड ले गया मैं और मुझे रूट मिला। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जब आप किसी कर्व सरफेस पे जा रहे हो, इवन ऑन बैंक रोड भी आप इतनी वेलोसिटी से जा सकते हो। तो हम अगर इसको कंपेयर करें अनबैंक रोड से, तो दोनों में डिफरेंस क्या था, जब आपका रोड अनबैंक्ड होता है और आप कर्व सरफेस पे जाते हो तो आप सिर्फ डिपेंड करते हो म्यू पे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जी पे, दैट इज ग्रेविटी, और आप डिपेंड करते हो उस रेडियस पे, यानी आपका वो कर्व सरफेस का रेडियस कितना है। बट यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है, म्यू आर और जी के साथ साथ यहाँ पे थीटा भी आ जाता है, तो थीटा के साथ साथ आपका मैक्सिमम वेलोसिटी भी वेरी करेगा। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन बैंक रोड। ये होगा मेरा बैंक रोड। तुमने जो फॉर्मूला देखा था अनबैंक रोड को यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ऑल आई नीड टू डू इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक रोड एंड अनबैंक रोड। इस केस में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ बैंकिंग जो होगा वो थीटा होगा। अनबैंक रोड में आपका एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होगा, 0 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग को 0 पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मैक्स वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। अगर ये थीटा को 0 पुट करता हूँ, tan 0 इज 0 प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस वापस tan थीटा अगर थीटा को हमने 0 लिया, tan 0 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो मुझे क्या मिलेगा, वापस मेरा वही पुराना फॉर्मूला जो हमने देखा था, वी मैक्स फॉर द अनबैंक रोड वुड बी अंडर रूट आर जी म्यू एस। तो मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थीटा चेंज किया। बट हम एक और कंडीशन देखते हैं, मान लो बैंक रोड जो मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा वो इतना मिलेगा, ड्यू टू सम रीज़न मुझे जो फ्रिक्शन मिल रहा है टायर और रोड के बीच में वो कम हो गया। ये कोई भी रीज़न हो सकता है, लेट से बारिश है, पानी आ गया, टायर और सरफेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग होता था जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता था वो हो नहीं पा रहा है। तो इस पूरे फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, चेंज आएगा मेरे म्यू एस में। इसको मैं बोलूँगा वी ऑप्टिमम, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑप्टिमम जब हमको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। सो बैंक रोड के अंदर जब हमको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो चेंज क्या होगा, म्यू एस 0 हो जाएगा। सो इफ वी टेक म्यू एस 0, व्हाट विल बी गेट, वी विल गेट द सेम फॉर्मूला अंडर रूट आर जी, बट द ओनली चेंज विल बी tan थीटा भी मेरा सेम रहेगा, म्यू एस tan थीटा, और यहाँ पे जो म्यू एस था, तो अगर म्यू एस को मैं 0 पुट कर दूँ तो ये मेरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो व्हाट आई विल गेट इज, ये पूरा टर्म को मैं 0 कर देता हूँ। अब ये मेरा म्यू एस 0 है तो 0 है तो साथ में tan थीटा भी 0 हो जाएगा। सो व्हाट आई विल गेट इज वी ऑप्टिमम मैक्सिमम वेलोसिटी विच अ पर्सन कैन ड्राइव अ व्हीकल विथ ऑन अ बैंक्ड रोड, दैट विल बी अंडर रूट आर जी tan थीटा। अगर ये अनबैंक रोड होता तो म्यू एस 0 करते तो सिर्फ वो रेडियस और ग्रेविटी पे डिपेंड करता ना, बट यहाँ पे सिंस ये इंक्लाइंड थोड़ा सा उसका इंक्लिनेशन बढ़ाया हमने, रोड को बैंक किया है, इसलिए वो थीटा पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप चाहो तो साथ में अगर इसमें हम थीटा भी 0 कर दें अनबैंक रोड के लिए, तो मुझे वी ऑप्टिमम कुछ मिलता अंडर रूट आर जी, यानी वो सिर्फ कर्व पे डिपेंड करता, ग्रेविटी पे डिपेंड करता। दैट मीन्स मेरे हाथ में कुछ नहीं था। अगर मैं वेलोसिटी बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ा होगा, गाड़ी एक कर्व पे चल रही है, तो हो सकता है वो रोड से नीचे चले जाए ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सो दिस इज हाउ इट विल वर्क. वी मैक्स इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जो आप बैंक रोड पे जिससे गाड़ी चला सकते हो. वी ऑप्टिमम इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जब अगर आपका फ्रिक्शन जीरो हो गया बैंक रोड पे. सो वी ऑप्टिमम आपको कितना मिलेगा, √RG tan थीटा. वी ऑप्टिमम. अब इसके बेसिस पे हम एंगल ऑफ बैंकिंग भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से. तो अगर मुझे यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है तो वो कैसे मिलेगा मुझे, सबसे पहले ये रूट को ये साइड लेके आना पड़ेगा. सो मुझे यहाँ पे मिलेगा वी ऑप्टिमम का स्क्वायर. व्हाट आई विल गेट हियर इज RG tan थीटा. सो tan थीटा इज इक्वल टू वी ऑप्टिमम स्क्वायर. RG नीचे आ जाएगा, सो दैट विल बी डिवाइड बाय RG. सो थीटा वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ V स्क्वायर बाय RG. सो V इज V ऑप्टिमम इन दिस केस. सो यहाँ से हम थीटा भी निकाल सकते हैं, दैट इज एंगल ऑफ बैंकिंग.